हेलो जॉब एस्पिरेंट्स गाइस, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो एक बहुत अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है। वो आ रही है आपकी कलकत्ता हाई कोर्ट में। ठीक है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट में देख लीजिएगा, ये ऑफिशियल नोटिस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये 1 तारीख को आई है, यानी कि 1 अगस्त, देख लीजिएगा यहाँ पे 1 अगस्त को ये नोटिस आई हुई है। ठीक है, इसके थ्रू किस दिन से आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरनी शुरू हो जाएगी, कितने सीट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सैलरी क्या रहने वाली है, इन सारे चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है गाइज, तो ये देख लीजिएगा यहाँ पे ये हाई कोर्ट में आया हुआ है। ठीक है, हाई कोर्ट कलकत्ता की वैकेंसी है और वैकेंसी किस पोस्ट के लिए है, तो यहाँ देखिए लोअर डिवीजन असिस्टेंट के लिए। ठीक है, टोटल जो वैकेंसीज है वो 291 वैकेंसीज है। तो आज पूरे इस वैकेंसीज के बारे में हम डिटेल्ड में आपसे बात करने वाले हैं। ठीक है गाइज, तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो लोग भी जॉब एस्पिरेंट्स हैं और आप चाहते हैं कोलकाता हाई कोर्ट में ज्वाइन करना एज अ लोअर डिवीजन असिस्टेंट, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम एक एक चीज़ पे अच्छे से आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, बाकी यदि पूरे वीडियोज़ में कहीं किसी को कोई भी डाउट्स हो वैकेंसी से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले दे रखा है यहाँ पे डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज़। ठीक है, कितनी वैकेंसीज़ आई हुई है और कितने पोस्ट्स हैं, किस किस कैटेगरी में, वो सारी चीज़ें अब डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया, जो टोटल पोस्ट थी कितनी है, 291। ठीक है, टोटल 291 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई हुई है और ऑल इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया अप्लाई कर सकता है। ठीक है गाइज़, ऑल इंडिया अप्लाई कर सकता है, बट द प्रेफरेंस इज, किसी किसी चीज़ में आपको जो ज़्यादा प्रेफरेंस है वो कोलकाता वालों को ज़्यादा मिलने वाली है इसमें। ठीक है, बट अप्लाई पूरे इंडिया से लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली अगर बात कर लेते हैं कैटेगरीज़ की, देख लीजिए यहाँ पे कैटेगरीज़ दे रखे हैं किस कैटेगरीज़ के लिए, और 2 कैटेगरीज हैं, सीट डिवाइड किया गया है। पहला है ओरिजिनल साइड, दूसरा है एप्लीट साइड। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि ओरिजिनल साइड में कितने सीट्स हैं और एप्लीट साइड में कितने सीट्स दे रखे हैं इन लोगों ने। ठीक है, सबसे पहले 1 नंबर देखिएगा यहाँ पे, 1 नंबर में दे रखा है अनरिजर्व। अनरिजर्व के लिए ओरिजिनल साइड के एग्जिस्टिंग में 10 सीट्स हैं और एक्सपेक्टेड में 4 सीट है। ठीक है, वहीं अगर बात कर ले हम एप्लीट साइड की, 1 मिनट गई, हाँ, एप्लीट साइड की अगर बात कर लें तो एप्लीट साइड में एग्जिस्टिंग में 51 सीट्स है और एक्सपेक्टेड में 19 सीट है, तो टोटल 70 सीट इसमें है। ठीक है, वहीं बात कर लें यदि 2 नंबर की, तो अनरिजर्व एक्सपेक्टेड कैटेगरी है। इसका मतलब कि डिसेबिलिटी कैटेगरी है, छूट प्राप्त लोग हैं जिनको किसी भी चीज़ में छूट दी गई हो, उनके लिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड में 1 सीट है। ठीक है, एप्लीट साइड में देखिएगा 13 सीट एग्जिस्टिंग में है और एक्सपेक्टेड में 10 सीट है, तो टोटल यहाँ पे जो सीट्स हैं वो 23 सीट्स हैं। ठीक है, 23 सीट्स हैं। वहीं जब बात कर लें 3 नंबर की, तो ये है अनरिजर्व एक सर्विसमैन के लिए। ठीक है, तो यदि आप एक सर्विसमैन हैं तो आपके लिए जो ओरिजिनल साइड है उधर 3 वैकेंसीज हैं आपकी एग्जिस्टिंग में। ठीक है, वहीं अगर बात कर लें एप्लीट साइड की, तो 11 वैकेंसी एग्जिस्टिंग में है और एक्सपेक्टेड में 1 है, यानी कि टोटल 12 वैकेंसीज है इसमें। ठीक है, वहीं बात कर लें यदि अनरिजर्व मेट्रियस स्पोर्ट्स पर्सन की, यदि आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं और अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो ओरिजिनल साइड के तरफ एग्जिस्टिंग में 2 सीट्स दे रखी हैं आपकी। ठीक है, और एप्लीट साइड में 6 सीट दे रखी हैं एग्जिस्टिंग में और 1 सीट दे रखी है एक्सपेक्टेड में, यानी टोटल 7 सीट्स दे रखी हैं स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के। वहीं अगर बात कर ले 5 नंबर की, तो अनरिजर्व PWD है। ठीक है, हियरिंग इम्पेयरमेंट्स में, यदि आपको कान में सुनने में कोई दिक्कत है और आप अनरिजर्व में आते हैं, तो आपकी जो है 1 सीट दे रखी है एग्जिस्टिंग में ओरिजिनल साइड में। और दूसरी बात कर लें एप्लीट साइड की, तो एग्जिस्टिंग में 2 सीट्स है और एक्सपेक्टेड में 1 सीट्स है। ठीक है, तो टोटल 3 सीट्स दे रखी हैं। अनरिजर्व PWD की अगर बात कर लें, यदि लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ है आपको, ठीक है, तो एग्जिस्टिंग साइड में 1 सीट दे रखी हैं और एग्जिस्टिंग साइड एप्लीट साइड में 3 है। ठीक है, और एक्सपेक्टेड में नहीं है, तो टोटल 3 सीट्स दे रखी हैं आपके लिए। और अगर हम बात कर लें तो अनरिजर्व यदि PWD में आते हैं, यदि आप ब्लाइंडनेस है और लो विज़न है आपकी, तो आपकी इधर 1 सीट से एग्जिस्टिंग में, ठीक है, और इधर जो बात करें तो 2 सीट से एग्जिस्टिंग में और एप्लीट में 1 सीट है। ठीक है, तो टोटल 3 सीट्स दे रखी हैं। शेड्यूल कास्ट की बात कर ले, 8 नंबर में शेड्यूल कास्ट दे रखा है। शेड्यूल कास्ट के लिए इधर साइड में 8 सीट दे रखी हैं एग्जिस्टिंग में। ठीक है, और इधर साइड में एग्जिस्टिंग में 24 दे रखा है और एप्लीट में 8 दे रखा है, टोटल 32 सीट दे रखी हैं इधर। ठीक है, वहीं बात कर लें यदि शेड्यूल कास्ट की एक्सपेक्टेड कैटेगरी में यदि कोई डिसेबिलिटीज़ है, तो 3 सीट्स दे रखी हैं आपकी। देख लीजिएगा यहाँ पे जो 3 सीट्स हैं वो है एग्जिस्टिंग में और फिर है एप्लीट में। ठीक है, किसकी बात कर रहे थे हम, शेड्यूल कास्ट डिसेबिलिटी की बात कर रहे थे। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड एक्सक्यूट
एग्जाम्प्टेड में देख लीजिएगा 3 सीट्स दे रखी हैं, और यहाँ पे देख लीजिएगा एग्जाम्प्टेड में 12 सीट दे रखी हैं, और क्या है ये एक्सपेक्टेड में, ठीक है, एग्जिस्टिंग है और एक्सपेक्टेड है। तो इधर की बात करें शेड्यूल कास्ट में, तो एग्जिस्टिंग में 12 है और एक्सपेक्टेड में 8 है, ठीक है, टोटल 32 सीट दे रखी हैं। वहीं यदि बात कर लें शेड्यूल कास्ट एक्सपेक्टेड कैटेगरी की, यानी कि यदि आप शेड्यूल कास्ट में हैं और छूट प्राप्त लोग हैं, तो आपकी 3 सीट यहाँ है और 1 सीट यहाँ है, यानी कि 4 सीट इस साइड और 12 इधर और 5 इधर, यानी कि 17 साइड, तो टोटल 17 है और 4 21 सीट दे रखी हैं आपकी शेड्यूल कास्ट की एक्सपेक्टेड कैटेगरी में टोटल, ठीक है। तो गाइज आप अपनी सीट्स को देख सकते हैं, ये कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, ठीक है। बाकी सीट्स रिलेटेड किन्हीं को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं इससे। देख लीजिएगा ये ऑफिशियल नोटिस है, आप इसकी वेबसाइट से ऑफिशियल नोटिस को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, ठीक है गाइज। बाकी अभी हम बात कर लेते हैं ओबीसी की, ठीक है। ओबीसी की यदि बात करें तो देखिएगा ओबीसी को ना 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ओबीसी कैटेगरी ए एंड द ओबीसी कैटेगरी बी। ये क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए बनाया गया है, ए कैटेगरी और बी कैटेगरी, ठीक है। तो आप अपनी सीट्स को देख सकते हैं कि आपके लिए टोटल सीट्स कितनी है। ए में 16 सीट्स दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। वहीं अगर हम बात कर लें बी के लिए, तो बी कैटेगरी के लिए 11 सीट्स दे रखी हैं यहाँ पे, देखिएगा, ठीक है। तो गाइज टोटल जो सीट्स की बात करें ना, देखिए यहाँ पे टोटल जो सीट्स हैं 245 सीट्स इधर दे रखे हैं और 46 सीट्स इधर दे रखा है, ठीक है। तो टोटल आपकी 291 सीट्स हो जाती है, ठीक है। तो 291 सीट्स पे अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी आई है। लोअर डिवीजन देख लीजिएगा, लोअर डिवीजन असिस्टेंट्स की, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं पे स्केल की, ठीक है। क्या इसकी पे स्केल होने वाली है ज्वाइन करने के बाद। तो पे स्केल की बात कर लें, यहाँ पे देखिए 2 नंबर में पे स्केल दे रखी है। इसकी जो लेवल 6 के है ना, लेवल 6 के हिसाब से आपकी पेमेंट होगी। जो पेमेंट स्टार्टिंग सैलरी है 22,700 से लेकर 58,500 तक आपकी सैलरी रहने वाली है, ठीक है। इसके अलावा और भी सारे अलाउंस इसमें इंक्लूड नहीं किए गए हैं, वो अलग से इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है। विद मिनिमम पे एट RS 24,100, जो 24,100 मिनिमम पे है, ठीक है। ये मिनिमम है, इसको मैक्सिमम 58,500 58,500 है, इसके बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लें, देख लीजिएगा 3 नंबर में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे रखा है। मस्ट हैव पास्ड इन द हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशंस 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम द वेस्ट बंगाल काउंसिल और हायर सेकेंडरी एजुकेशन फॉर इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड काउंसिल और बोर्ड, ठीक है। मस्ट हैव नॉलेज इन द वर्नाक्यूलर ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बेसिकली जो चीज़ें दी गई हैं वो वेस्ट बंगाल के हिसाब से दी गई हैं कि आप यदि वेस्ट बंगाल से 12th पास स्टूडेंट्स हैं तो आप इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो देखिएगा 4 नंबर में एज लिमिट दे रखा है। एज नॉट लेस देन 18 ईयर्स, यानी कि 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। नॉट मोर देन 40 ईयर्स, यानी 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि जो आपकी एज लिमिट है वो 18 साल से लेकर 40 साल तक रखी गई है, ठीक है। वहीं अगर दूसरी चीज़ तरफ बात कर, यहाँ देखिएगा वेस्ट बंगाल इन केस पर्सन विथ डिसेबिलिटीज द अपर एज रिलैक्सेबल अप टू 45 ईयर्स। यदि कोई डिसेबिलिटी है तो 5 साल की रिलैक्सेशन दी गई है, ठीक है। 2 नंबर की बात करें, कैंडिडेट्स बिलोंग टू द एक्स सर्विसमैन कैटेगरी विल गेट अपर एज रिलैक्सेशन एज पर द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट रूल्स। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से यदि आप एक सर्विसमैन है तो आपके लिए अलग से कुछ छूट दी गई है। एज एज रिकॉर्डेड इन एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट ऑफ माध्यमिक 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इशूज बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड काउंसिल विल ओनली बी एक्सेप्टेड। तो ये जो दी गई है ना, जितनी भी चीज़ें एज लिमिट होंगी वो आपकी 10th स्टैंडर्ड की जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट होगी उसके हिसाब से कैलकुलेट की जाएंगी, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं रिगार्डिंग रिजर्वेशंस। तो देख लीजिए फॉर मेरिटोरियस स्पोर्ट्समैन, ठीक है। तो स्पोर्ट्समैन के लिए भी इसमें वैकेंसी है और कुछ छूट प्राप्त हो सकता है आपको यदि आप स्पोर्ट्समैन में हैं। तो बात आता है कि यदि आप कौन कौन से स्पोर्ट्समैन का आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो अप्लाई कर सकते हैं और छूट प्राप्त कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यदि आप देख लीजिएगा एथलीट्स है, ठीक है, एथलीट्स में इंक्लूडिंग ट्रैक एंड फील्ड है, ठीक है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, स्विमिंग है, टेबल टेनिस है, वॉलीबॉल है, टेनिस है, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, जिम्नास्टिक्स, जूडो, राइफल शूटिंग, कबड्डी एंड खो खो। तो ये जो सारी स्पोर्ट्स है ना, यदि आप इसमें पार्टिसिपेट किए हुए हैं, ठीक है। अब बात करेंगे आगे कि कौन सी लेवल का होना चाहिए और कौन किसके साइन और किसके मोहर उस पर होने चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये सारे स्पोर्ट्स दे रखे हैं। इतने सारे स्पोर्ट्स के किसी में से किसी भी एक सर्टिफिकेट आपके पास है
तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए सीट्स हैं और आपको छूट मिल जाएगा इसमें, ठीक है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं कि आपकी सर्टिफिकेट जो स्पोर्ट्स की हो किससे होनी चाहिए, तो यदि इंटरनेशनल कंपटीशन आपने खेल रखा है तो देख लीजिएगा यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ नेशनल फेडरेशन और नेशनल एसोसिएशन ऑफ कंसर्न डिसिप्लिन से इनकी अथॉरिटी द्वारा इशूड सर्टिफिकेट होने चाहिए, ठीक है। नेशनल कंपटीशन की बात कर लें तो आपके पास जो सर्टिफिकेट होने चाहिए वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एसोसिएशन ऑफ द कंसर्न डिसिप्लिन से आपकी सर्टिफिकेट इशूड होनी चाहिए। इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट की बात कर लें तो जो डीन होते हैं, जो डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स होते हैं और अदर ऑफिसर्स इन ओवरऑल चार्जेस ऑफ स्पोर्ट्स एट द यूनिवर्सिटी कंसर्न, ठीक है। तो आपकी जो इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट होना चाहिए वो डायरेक्टर से, ठीक है, डीन से इशूज होने चाहिए। नेशनल स्पोर्ट्स और गेम फॉर स्कूल एजुकेशन की बात कर लें तो डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, उनसे आपकी जो सर्टिफिकेट होगी वो इशूज होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए स्पोर्ट्समैन कोटा से। अब बात कर लेते हैं कि पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ PWD आदमी आता है, यदि कैटेगरी कोई डिसेबिलिटीज़ हैं, कोई हैंडीकैप्ड है तो 40% की जो कैंडिडेट्स हैं वो 40% तक की रिजर्वेशन आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं, देखिएगा 2 नंबर में बेनिफिट्स ऑफ एज इलेक्शंस कैंडिडेट्स विथ डिसेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 40 एंड अबव विल बी एडमिसिबल टू सेल्फ कैंडिडेट्स एज पर रिलेवेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। वेस्ट बंगाल की जो रूल्स और रेगुलेशन है, जो उसकी गाइडलाइंस है, उसके अंदर 40% उस सेवा आपकी रिलैक्सेशन मिल सकते हैं। यही सारी चीज़ें दी गई हैं इस गाइडलाइंस के अंदर में, ठीक है। और देखते हैं क्या आपके लिए जो ज़रूरी है वो बता देते हैं, बाकी चीज़ें, बाकी नोटिस आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। चलिए अब मॉडल ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लें तो जो आपकी एग्जामिनेशन होगी ना वो पूरे 3 फेज़ में होने वाली है, ठीक है। जो पहला फेज़ है वो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट है, फेज़ 1 देख लीजिएगा। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे ना वो 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, ठीक है गाइस। और पूरे टोटल देख लीजिए यहाँ पर दे रखा है 90 मिनट्स की आपकी प्रीलिम्स की टेस्ट होगी, जिसमें जो सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे वो अर्थमेटिक होगा, जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होगा, जनरल इंटेलिजेंस होगा और इंग्लिश होगा, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं इससे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। बता देते हैं गाइस, एक क्वेश्चन का आपका 1 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। वहीं अगर बात कर ले हम निगेटिव मार्किंग की, तो निगेटिव मार्किंग क्या है, यानी कि एक आपने निगेटिव किया तो 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये ना बहुत अच्छी चीज़ है गाइस, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा है तो कट ऑफ बहुत लो जाएगा। तो जो लोग भी एग्ज़ाम को देंगे वो इस पर ध्यान देंगे कि आपकी जो निगेटिव होगी ना वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन समझ में नहीं आए क्वेश्चन को छोड़ दो, बट अटेम्प्ट करके रॉन्ग आंसर मत करो, क्योंकि रॉन्ग करोगे ना तो यहाँ पे एक निगेटिव है। यहाँ बताए थे आपको, देख लीजिएगा, देयर शिल बी टोटल 100 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन सेल कैरी 1 मार्क्स, ये ऑफिशियल नोटिस में दिया गया है। दूसरे में देखिएगा, देयर सेल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो गलत होंगे उस पर 1 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए कट ऑफ बहुत कम जाएगा। जिस भी एग्ज़ाम में ऐसा होता है उसका कट ऑफ लो जाता है क्योंकि लोग निगेटिव ज़्यादा कर देते हैं, तो आपको निगेटिव से बचना होगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, तो क्वेश्चन पेपर सेल बी अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेजेस, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगी। बाकी जो चीज़ें दी गई हैं, यदि कहीं कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। फेज़ 2 की बात कर लेते हैं। जब आप फेज़ 1 क्वालिफाई कर लीजिएगा फिर आपका फेज़ 2 का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जो फेज़ 2 का एग्ज़ाम होगा ना वो देख लीजिएगा 300 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 300 मार्क्स होंगे और 300 नंबर का क्वेश्चंस होगा और 3 घंटे का होगा, ठीक है। जिसमें जो क्वेश्चंस होगा वो अर्थमेटिक से पूछा जाएगा, इंग्लिश से पूछा जाएगा और जनरल नॉलेज से पूछा जाएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे दे रखा है अर्थमेटिक्स, देखिए यहाँ पे दे रखा है अर्थमेटिक्स इज इंग्लिश इजी राइटिंग एंड जनरल नॉलेज, ईच सब्जेक्ट सेल कैरी 100 मार्क्स, ठीक है। यानी कि ईच सब्जेक्ट, यानी कि अर्थमेटिक्स से 100 क्वेश्चंस के पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इंग्लिश से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 300 क्वेश्चन होगा 300 मार्क्स का, ठीक है। और टाइमिंग क्या होगी, 3 आवर्स की सेकेंड फेज़ की आपकी एग्ज़ाम होगी। आगे बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग क्या दे रखा है, ठीक है। तो 40% से लेके 50% के बीच में क्वालिफाइंग रखा गया है सेकंड वाला का, ठीक है, फेज़ सेकंड का। जब ये क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपकी फेज़ 3 की एग्ज़ाम होगी जिसमें वाइवा रखा गया है, ठीक है। 100 मार्क्स की ये वाइवा होगी, ठीक है। और वाइवा और आपकी जो एग्ज़ाम है दोनों मिला के फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, ठीक है गाइज़।
तो यही सारी चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी, ज़्यादा कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं दे रखा है। बात कर लेते हैं आपकी एग्जामिनेशन फ़ी की। देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी दे रखा है एससी फॉर द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। यदि आप एससी हैं वेस्ट बंगाल के तो आपको 400 रुपये देना पड़ेगा। यदि आप एसटी हैं वेस्ट बंगाल के तो आपको 400 रुपये देना पड़ेगा। बाकी यदि आप कोई भी कैटेगरी से आते हो, ठीक है, एक्सेप्ट एक सर्विसमैन एंड डिसेबिलिटीज, ठीक है, उनके बारे में आगे बात करेंगे। यदि आप एससी एसटी को छोड़ के आप ओबीसी में आते हो या फिर जनरल में आते हो या ईडब्ल्यूएस में आते हो, यदि आप वेस्ट बंगाल के हों या किसी स्टेट के हों, आपके लिए 800 रुपया फ़ी रखा गया है। वहीं यदि बात कर ले हम कैंडिडेट्स बिलोंग टू द एग्जेम्प्टेड कैटेगरी एंड एक सर्विसमैन, यदि आप छूट प्राप्त कैटेगरी से आते हो, डिसेबिलिटी कैटेगरी से आते हो, एक सर्विसमैन हो, तो आपके लिए देख लीजिएगा यहाँ पे 0 रुपया है, ठीक है। यहाँ पे आपकी कोई फी एग्जामिनेशन फ़ी नहीं ली जाएगी, आपको 0 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है गाइस। एग्जामिनेशन सेंटर्स की अब बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर्स देख लीजिएगा यहाँ पे 2 जोन्स में डिवाइड किया गया है, जोन 1 एंड जोन 2, ठीक है। जो जोन 1 है ना वो साउथ बंगाल का है, देखिएगा साउथ बंगाल का है, और जो जोन 2 है वो नॉर्थ बंगाल का है, ठीक है। साउथ बंगाल की बात कर लेते हैं। इसमें 5 सिटीज़ दी गई हैं, कोलकाता, हावड़ा, चिंसूरा, वर्धमान सदर और मिदानपुर सदर, ठीक है। 5 जगह हैं जहां पे आपकी एग्जामिनेशन सेंटर्स होने वाले हैं। जोन 2 की बात करें तो सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी टाउन और कोलकाता, ये जो जगह हैं वो जोन 2 के हैं। टोटल आपके 8 सिटीज़ हैं जहां पे एग्जामिनेशन को ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी एग्ज़ाम शुरू कब से होगी, ठीक है। चलिए आगे ये भी दे रखा है, हम अभी डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। देखिएगा यहाँ पे, देखिए 1 तारीख को आपकी नोटिस आई हुई है, बट एग्ज़ाम कब से शुरू होगा बात करते हैं 5 तारीख से, ठीक है। 5/8/2024 यानी कि 5 अगस्त से आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो जाएगी। लास्ट डेट की बात करें तो 26/8/2024 आपकी लास्ट डेट है, ठीक है। यानी कि 26 अगस्त लास्ट डेट होगी, ठीक है। बाकी हम बात करें एडमिट कार्ड की, OMR शीट की, रिजल्ट की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी नोटिफाइड सून है, तो वो बता दिया जाएगा जब आपका एग्ज़ाम का जिस दिन आपकी एग्ज़ाम की डेट आएगी ना, जब आपकी एडमिट कार्ड मिल जाएगी तो सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहेंगी, ठीक है गाइस। यही सारी कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी एक लेटेस्ट वैकेंसी के ऊपर। यदि कोई भी डाउट हो आपको, ये देखिए ये इस वेबसाइट की जो जीमेल आईडी है, ईमेल आईडी है, यहाँ पे आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। कोई भी हेल्प चाहिए हो, बहुत सारे यहाँ पे नंबर दे रखे गए हैं, ठीक है। यदि कोई भी डाउट हो इस चीज़ पे फ़ोन करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली अपडेटेड वैकेंसी के ऊपर हम डिस्कशन कर सकें, आपको इन्फॉर्म कर सकें, ठीक है गाइस। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।